हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका प्लास्टिक एनालिसिस की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी और एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान से इसको देखना भाई। A mild steel T section has the following cross section dimensions। एक आपका T section दिया हुआ है और उसकी डायमेंशन दी हुई है। क्या क्या है? टोटल डेप्थ दी हुई है 200 mm, विड्थ ऑफ फ्लेंज है हमारी 120 और थिकनेस है हमारी फ्लेंज की 20 और वेब की थिकनेस है 20 mm। इफ द यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई इक्वल्स टू 250 मेगापास्कल, डिटरमाइन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी बोलिए भाई इसमें अब, ऑफ द सेक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट द शेप फैक्टर। तो इसमें प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है? प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और शेप फैक्टर निकालना है। मेन जो प्लास्टिक एनालिसिस में है यही दो चीजें हैं सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट, कह सकते हो आपकी कॉन्सेप्चुअली भी यही दोनों आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरे बचते हैं वो तो सिंपल से हैं, उसमें कोई ज्यादा प्लास्टिक एनालिसिस यूज होती ही नहीं है। यही हमारा प्लास्टिक एनालिसिस का ज्यादा यूज होता है मैटर। अब भाई सबसे पहले तो हम क्या करें, पहले तो एक टी बीम बना के देख लेते हैं, फिर डायमेंशंस यहाँ पे लिख भी लेंगे। तो टी बीम हम कहाँ बनाए, इधर बना लें, यही बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो जो गिवन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे आप लिख लो पहले, या तो चलो पहले लिख लेते हैं फिर बना लेंगे, आराम से बनाते रहेंगे। तो हमें भाई विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी दे रखी है, 120 mm, ठीक है। इसके अलावा थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमें दे रखी है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है हमारी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कह लो या डेप्थ ऑफ फ्लेंज कह लो, एक ही बात है, 20 mm। थिकनेस ऑफ वेब हमें दे रखी है कितनी, 20 mm। और इसके अलावा कुछ दिया हुआ है, हाँ टोटल डेप्थ दे रखी है हमें, टोटल डेप्थ है हमारी कैपिटल डी, कितनी दी हुई है, 200 mm। और यील्ड स्ट्रेस हमें दे रखी है यहाँ पे एफ वाई, हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने सिग्मा वाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ वाई हमें दे रखी है 250 मेगापास्कल या न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एक ही बात है। ये सब डायमेंशंस हमें दे रखी हैं। अब यहाँ पे बना लेते हैं अपना टी सेक्शन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो ये हमारा कुछ टी सेक्शन ऐसा नजर आएगा। ये हमारा टी सेक्शन बन गया भाई, टेढ़ा तो नहीं बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं। तो ये हमारा टी सेक्शन बन गया। अब टी सेक्शन के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज हमारा ये है तो इसकी 120 mm हमें विड्थ दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है बेसिकली, और फ्लेंज की थिकनेस है 20, ये भी 20 mm हमें दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा वेब की थिकनेस दे रखी है 20, मतलब ये जो थिकनेस हमारी यहाँ पे आएगी ये है 20 mm। इसके अलावा टोटल डेप्थ दे रखी है 200, मतलब यहां से लेकर यहां तक की टोटल जो हमें डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है 200 mm। ठीक है, तो ये कितनी बच जाएगी यहाँ पे वेब की, अगर मैं अलग से निकालना चाहूं कितनी बचेगी भी, 200 में से 20 माइनस कर दो तो 180। ठीक है, ये डायमेंशंस हमें पता चल गई कि ये डायमेंशंस हमें दे रखी है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की, निकालना कैसे है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहां से शुरू कर दे क्वेश्चन। देखो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी मतलब एम पी बोला है इन्होंने, तो एम पी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वाई इंटू जेड पी, यही होता है। और जेड पी क्या होता है हमारा, a/2
इंटू y1 बार प्लस y2 बार, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या चीजें नहीं पता। शेप फैक्टर भी निकालेंगे, शेप फैक्टर की भी आगे बात करेंगे, शेप फैक्टर भी हमें कैलकुलेट करना है, बट अभी पहले एक चीज निकाल लेते हैं, फिर शेप फैक्टर की बात करेंगे। तो अब यहां पे देखो भाई, एफ वाई मुझे यहां पे गिवन है, तो इसकी टेंशन खत्म। क्या बचा, जेड पी। ठीक है, तो प्लास्टिक मॉड्यूलस जो है उसके लिए मेरे को एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं, सारी डायमेंशंस मुझे दी हुई हैं, तो मैं टोटल एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है भाई, ये भी टेंशन खत्म। तो y1 बार और y2 बार का मुझे भी नहीं पता, तो ये कैसे पता चलेगा। CG बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस से हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम यहाँ पे y1 और y2, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ पर हमारी CG तक का डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, उसको y1 बार और y2 बार हमने यहाँ पे नाम दिया था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे न्यूट्रल एक्सिस का ही नहीं पता कहाँ पे है। तो एक चीज आप याद रखना, मैंने शायद शुरुआत में बताया नहीं था, लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया, कि प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस होगी जो हमारी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमारी दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है हमारे सेक्शन को। ठीक है, मतलब इस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया और इसके नीचे का एरिया बराबर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। तो ऐसा हमारी इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में नहीं होता, ये चीज क्लियर। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर का एरिया और इसके नीचे का एरिया हमारा सेम होता है। तो अब इसी प्रॉपर्टी के इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो प्लास्टिक एनालिसिस चल रही है, तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालने की जरूरत पड़ेगी, इलास्टिक की जरूरत नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है, फिर इसके बाद ही मैं यहाँ इसके ऊपर वाले पोर्शन का CG तक का डिस्टेंस और इसके नीचे वाले पोर्शन के CG तक का डिस्टेंस निकाल पाऊंगा, मतलब y1 बार और y2 बार। क्लियर। उसके लिए तो पहले मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं पहले कैसे, तो मैंने बताया आपको कि ये दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। तो इसकी अब कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सपोज यहां से लेके यहां तक की आपकी डायमेंशन हो गई है, ये हमारी सपोज y मान लो इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा y, हाँ सिंपल y मान लो, और इसके नीचे तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां तक का, ये टोटल कितना था 180, और ये y है तो ये कितना हो गया 180 माइनस y। ये चीज क्लियर, ये हमें पता चल गया भाई, ये तो कोई हमने अलग चीज कैलकुलेट करके नहीं लिखी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इसका इतने कंपोनेंट का एरिया प्लस इतने कंपोनेंट का एरिया इक्वल्स टू इतने कंपोनेंट का एरिया। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहां से हमें ये y का जो डायमेंशन है वो मिल जाएगा। तो ये पता चल गया मुझे कि यहां से कितनी नीचे है, तो मुझे न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगी। तो देयरफॉर यूजिंग the property of plastic neutral axis, that is it divides the total area into two equal parts। ठीक है भाई, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो देयरफॉर एरिया अबव न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू एरिया बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ये चीज इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो एरिया अबव न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, इतने कंपोनेंट का एरिया। पहले फ्लिंज का अगर मैं एरिया निकालता हूं यहां पे तो कितना आएगा 120 इंटू 20, 120 इंटू 20 प्लस इतना एरिया निकल गया, बचा क्या, सिर्फ इतना पोर्शन बच गया ये। तो इसके अंदर ये थिकनेस कितनी है 20 इंटू लेंथ कितनी है इसकी, यहां से लेके यहां तक की y इक्वल्स टू ये पूरा एरिया किसके बराबर होगा, इसके नीचे वाले पोर्शन के। इसकी थिकनेस कितनी है 20 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 180 माइनस y, 180 माइनस y। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको फाइंड आउट कर सकता हूं y की वैल्यू को। मतलब ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24
1 2 प्लस 20y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 18 दूनी 36, 3600 माइनस 20y, 20 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया 40y इक्वल्स टू 3600 में से 2400 घटा देंगे माइनस 2400, तो ये कितना आ रहा है 1200 आ गया ये। 40y इक्वल्स टू 1200, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200 डिवाइड बाय 40, यह आ गया हमारा 4 3 12 30, तो y इक्वल्स टू 30 mm। यहाँ से भाई ये 30 mm की दूरी पे हमें न्यूट्रल एक्सिस जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा y हमने जो पुट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 mm। ये चीज़ क्लियर। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का कितना हो गया, अब ये जो डिस्टेंस था ये हो गया हमारा 50 mm। मतलब न्यूट्रल एक्सिस हमें टॉप से 50 mm पर मिल रही है, 30 ये और 20 ये। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो 50 mm की दूरी पे मुझे न्यूट्रल एक्सिस मिल गई। न्यूट्रल एक्सिस मिल गई, अब बात y1 बार और y2 बार की। क्लियर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर के पोर्शन का CG निकालना पड़ेगा और इसके नीचे के पोर्शन का CG निकालना पड़ेगा। ये चीज क्लियर। तो इसके ऊपर के पोर्शन का CG अगर मैं निकालता हूं तो वो कहां पे आएगा, अगर मैं डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट लेना शुरू करूं, सपोज मैं बात करता हूं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। इसकी जो फ्लेंज और वेब के पोर्शन का जो CG आएगा ऊपर का, यहां पे निकालते हैं हम CG ऑफ पोर्शन, CG ऑफ पोर्शन अबव न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका CG हमें कहां पे मिलेगा। CG कैसे निकाल सकते हैं भाई, y बार का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से y बार डिस्टेंस, इसको y बार मान लो। चलो सपोज मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां कहीं CG आ रहा होगा, ये CG तक का डिस्टेंस जो आएगा मेरा, ये क्या मान लिया मैंने y बार, ठीक है। y बार या आपका y1 बार ही आ जाएगा, ये y बार क्या मानो, इसको y1 बार ही मान लो क्योंकि वही होगा ना हमारा ये डिस्टेंस। तो y1 बार हमारा आ गया ये डिस्टेंस, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे कितना आएगा। तो y1 बार कैसे निकालूंगा मैं, y1 बार का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना CG। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे a1 a2 a3 किसको नाम दे हम, सपोज ये तो हमने 2 नाम दे दिया यहाँ पे, तो ये नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाले का CG, मतलब ये यहाँ तक का डिस्टेंस था हमारा y1 बार, और यहाँ पे इसका CG जो आएगा नीचे का ये हो जाएगा y2 बार। और इसको नाम दे दो सपोज, मतलब फ्लेंज पोर्शन को हम नाम दे देते हैं 4 और इतने पोर्शन को नाम दे देते हैं 5, इसको नाम दे दिया हमने 5। कंफ्यूजन ना हो, जस्ट इसी के लिए हमने इनको नाम दे दिया है भाई। तो अब यहाँ पे जब मैं y1 बार लिखूंगा तो ये y1 बार कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, मैं a4 इंटू y4 प्लस a5 नीचे वाले का a5 इंटू y5 अपॉन a4 प्लस a5, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब y4 और y5 क्या डिस्टेंस होंगे हमारे, कहां से लेना शुरू करूं मैं डिस्टेंस यहां से, तो यहां से लेके इसके CG तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा हमारा y4, और यहां से इतने पोर्शन के CG तक का डिस्टेंस ये हो गया y5। क्लियर। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी सी पक गई है वैसे, बट y5 आप याद रखना। मतलब देखो इतना पोर्शन जो मैंने 5 नंबर माना है, इसका CG यहाँ पे मिलेगा कहीं पे सेंटर पे, इसके पे, तो वो जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मान लिया y5,
और ये ऊपर वाला जो 4 नंबर का जो हमारा फ्लेंज पोर्शन है बेसिकली यहां से या इसके सीजी तक का डिस्टेंस y4 मान लिया मैंने। क्लियर। तो अब देखो यहां तक का जो डिस्टेंस था, अब पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं। चलो A4 हमारा क्या आएगा, A4 मतलब इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 120/20, 120/20, ये कितना आ गया 12 दूनी 24, तो 2400 mm² हमारा यहाँ पे एरिया आ गया। और A5 कितना आएगा यहाँ पे, A5 ये थिकनेस कितनी है इसकी 20 इंटू ये कितनी डायमेंशन है, लेंथ कितनी थी इसकी, ये देखो 30 निकाली थी ना, 30, ये कितना आ गया 3 दूनी 6, तो 600 mm²। y4 कितना आएगा अब हमारा, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का ये प्लस यहां से लेके यहां तक का, ये जो डिस्टेंस यहां पे हमें जो डिस्टेंस मिलेगा CG इसके हाफ पे मिलेगा, रेक्टेंगल है तो इसके हाफ पे, मतलब ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का आएगा ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा 20/2 मतलब 10 mm। तो ये प्लस ये कितना है टोटल 30, तो 30 + 10 30 + 10 40 mm हो गया। और बात आई अब हमारी y5 की, तो y5 हमें कितने में मिल जाएगा, ये 30/2 रेक्टेंगल है, 30/2 15 mm। तो देयरफॉर y1 बार कितना आ जाएगा अब यहाँ पे 2400 इंटू y4 40 प्लस A5 600 इंटू y5 हमारा है 15 अपॉन 2400 प्लस 600 कितना आ रहा है भैया, देखो कैलकुलेट करके y1 बार हमारा कितना आ रहा है, यह आएगा 2400 इंटू 40 प्लस 600 इंटू 15 अपॉन 2400 प्लस 600 35, ये आ रहा है हमारा 35 mm। y1 बार तो आ गया हमारा 35 mm। अब बारी आती है हमारे y2 बार की। ठीक है, ये हमने y2 बार लिखा हुआ था, y2 बार तो हमें कहाँ मिल जाएगा, यहां से इसके हाफ में मिल जाएगा। यहाँ पे तो दो फिगर हमारी बन रही थी ना, इसलिए हमने अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पे तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का कहाँ आएगा, इसके हाफ पे। ये कितनी है डायमेंशन हमारी 180 - y थी, y हमने कितना निकाला था यहाँ पे 30, तो 180 - 30 कितना हो गया 150, तो 150 हमारा टोटल है। ये कितना आ रहा है हमारा 150 आ गया था ना डिस्टेंस mm, हमने कैलकुलेट किया था ना 180 - y कैलकुलेट करने के बाद ये टोटल 150 आ गया। 180 में से y हमने 30 माइनस कर दिया तो 150, तो ये कितना y2 कितना आ जाएगा अब हमारा, देयरफॉर एंड y2 बार इक्वल्स टू 150/2 75 mm। y2 बार भी आ गया हमारा। क्लियर। अब ZP निकाल देते हैं, तो बस और तो कुछ जरूरत नहीं है हमें, y1 बार आ गया, y2 बार आ गया और a हमें पता है, तो टोटल a हमारा कितना होगा निकाल लेंगे वो भी। ठीक है, टोटल एरिया यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो टोटल एरिया हमारा कितना आएगा 120 इंटू 20 120 इंटू 20 प्लस ये कितना है टोटल, ये टोटल यहां से लेके यहां तक का कितना था 180 इंटू इसकी थिकनेस कितनी थी 20, तो ये टोटल एरिया हमारा कितना आ रहा था 2400 प्लस 18 180 इंटू 20 6000 हमारा यहाँ पे टोटल एरिया आ गया mm²। ठीक है, ये यूज कर लेंगे अब। देयरफॉर ZP इक्वल्स टू A/2
इंटू y1 बार प्लस y2 बार। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6000 डिवाइड बाय 2 इंटू y1 बार कितना है 35 प्लस y2 बार कितना आया यहाँ से 75। तो ये हमारा यहाँ से ZP कितना आ जाएगा, देयरफॉर ZP इक्वल्स टू 3000 इंटू 110, 35 प्लस 75 वही होगा ना, 35 प्लस 75 110 इंटू 3000, 6000 डिवाइड बाई 2 जो होगा 33,340, 33,12340। और इसके डायमेंशंस क्या होंगे भाई, mm² और mm³। यही होगी, ठीक है। ZP आ गया। अब हमें निकालना क्या था, MP कैलकुलेट करना था। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, एटलीस्ट एक पोर्शन आपका पूरा दिख जाएगा, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ZP निकल गया, तो अब MP निकाल दो भाई। MP इक्वल्स टू FY इंटू ZP। तो ये कितना आएगा, FY हमें कितना दिया हुआ था 250, 250 इंटू 33, 1 2 कितनी जीरो है, 4 है, 3 4। तो ये देखो कितना आ रहा है 250 इंटू 33, 1 2 3 4, 825। इसको 10⁻⁶ से कर देते हैं, किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा 82.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा MP आ चुका है भाई, ठीक है। तो यहां तक का क्वेश्चन एक पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है कि प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी इन्होंने पूछी थी। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी हमारी कितनी होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दी है, ठीक है। सारा प्रोसेस हमने बिल्कुल समझ के किया है, स्टेप बाय स्टेप। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे एक आधी चीज जो समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि मैंने कैसे कहाँ से क्या चीज लिखी थी, क्योंकि सारी वैल्यूज लिखने के बाद हो सकता है कि आपको एक आधी वैल्यू यहाँ पे नहीं समझ में आ रही हो। तो इसके बाद अभी तक हमने सारी चीजें कर ली, अब नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। जब तक एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो आप। अब चलते हैं शेप फैक्टर के लिए। शेप फैक्टर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ZP अपॉन Z। तो ZP की वैल्यू तो यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं, चलो उसको इरेज नहीं करेंगे, और Z हमें निकालना पड़ेगा अलग से। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू, क्लियर हो जाएगा सारा। फिर ये ZP हमारा कितना आया है 33, 1 2 3 4 mm³, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क है भाई थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से संभल के करना, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपकी कैलकुलेशन ही एरर करवाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन की वजह से एरर ना हो, इसलिए थोड़ा संभल के करना। तो चलिए देखिए, अब बारी आती है हमारी नाउ शेप फैक्टर क्या होगा, ZP अपॉन Z, ठीक है। अब ZP तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब बारी किसकी है, Z की। एंड Z क्या होगा, IXX अपॉन Y मैक्सिमम, क्लियर। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे तो मुझे क्या मिल रही थी, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारी किसकी थी, जब मैंने बात करी थी ZP की, तो उसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं निकाल रहा था
सॉरी उसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत ही नहीं थी। अब मोमेंट ऑफ उसके लिए जब मैंने मतलब कैलकुलेशन करी थी ZP के लिए, तो वो सारी मैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से कर रहा था, उसके रेफरेंस से। बट अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, IXX की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो IXX निकालने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हमारी XX एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। मतलब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से ये कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, बेंडिंग फॉर्मूला से निकल के आती हैं ये सारी चीजें। तो वो हमारी कैलकुलेशन कहाँ से होती हैं, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से। तो पहले मुझे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर मैं उसके रेफरेंस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और वाई मैक्सिमम निकालूंगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की। नाउ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, नॉर्मली न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे निकालते हैं भाई, इसके अंदर CG निकाल दें पूरी बॉडी का, ठीक है। CG निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस पास कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पे इनका निकाला था, Y1 बार निकाला था जब, तो वो क्या किया था मैंने, न्यूट्रल एक्सिस निकाली थी वो एक तरह से इस पॉइंट, इस पूरे पर्टिकुलर जो इसके ऊपर वाला जो रीजन था उसकी। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पूरे रीजन की न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा, मतलब पूरी फिगर की, इसकी और इसकी यहाँ पर वैल्यूज ले लेता हूं मैं। तो अब बात करते हैं, अब मैं नंबरिंग दे देता हूं यार, अब नंबरिंग में ना आपको प्रॉब्लम ना हो, तो अब थोड़ा सा, चलो ये तो एज इट इज रहने दो। मैं इतने पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वेब और फ्लेंज कह देते हैं यहाँ पे, चलो अब तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। वेब और फ्लेंज से आपको मतलब नोटेशन जो है वो दिख जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, हमने क्या वाई बार की सिंबल यूज करी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं किया। तो अगर किया भी होगा कहीं पे, वैसे तो नहीं किया, बट वाई बार का सिंबल मैं यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहा हूँ, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के लिए। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, एरिया ऑफ फ्लेंज इनटू वाई ऑफ फ्लेंज प्लस एरिया ऑफ वेब इनटू वाई ऑफ वेब अपॉन एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस एरिया ऑफ वेब। ये चीज क्लियर, यहां से मुझे वाई बार मिल जाएगा। एरिया ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का एरिया हमारा कितना है, 120 बाय 20, 120 इंटू 20 इंटू इसकी न्यूट्रल एक्सिस मुझे कहाँ मिलेगी, इसके सेंटर पे। तो डिस्टेंस मेजर कहाँ से कर रहा हूँ मैं, अब डिस्टेंस सपोज मैं यहाँ से ये चीज़ रेफरेंस मान रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे ये हमारी रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे कहीं वाई बार जो है वो मिलेगी। सपोज मैं यहाँ शो करता हूँ, ये हमारी इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो ये जो डेप्थ मुझे यहाँ से मिलेगी इसकी, ठीक है, ये हमारी वाई बार हो जाएगी। क्लियर। तो ये मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो जब यहाँ से इसका CG निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 10। ये मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 10 लिखना था, 20 डिवाइड बाई 2 करना था। अच्छा ये तो एरिया लिखा हुआ है, सॉरी, ये तो एरिया कैलकुलेट किया था। इनटू में यहाँ पे जब मैं वाई वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2। ये तो हो गया हमारा पहला पोर्शन, प्लस अब वेब का, इसका एरिया 20 इंटू ये टोटल कितनी थी, 180, 20 इंटू 180 इंटू में, अब इसकी यहाँ तक की इसका CG जो आएगा वो कहाँ आएगा, इसके हाफ पे आएगा, लेकिन वो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं, तो 20 प्लस 180 डिवाइड बाय 2 लिख देता हूं, 20 प्लस 180 डिवाइड बाय 2, बस हो गया। अब अपॉन और एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस वेब, टोटल एरिया हमारा कितना था यहाँ पे 6000, सॉरी मैंने कैलकुलेट भी किया था ये रहा। तो अब इसको बस सॉल्व कर दो आप, वाई बार कितना आ रहा है देखो, 120 इंटू 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 180 इंटू 90 प्लस 20, 110।
अपॉन 6000 70, वाई बार आ रहा है हमारा 70 mm। ये जो डिस्टेंस था हमारा यहाँ पे वाई बार आ गया हमारा 70 mm। ठीक है, क्लियर भाई। 20 यहाँ से प्लस 50 इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ही आ रही है, सही रिप्रेजेंट भी सही करी हमने। तो आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक जो हमने किया है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करी है। अब यहां से मुझे क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इसकी रेफरेंस से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, BD³/12 यही होता है, ठीक है। तो या तो क्या कर दूं मैं, टोटल माइनस ये, ठीक है, इसका जो वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर क्या कर दूं, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आई सेक्शन होता तो मैं कर देता ही ऐसे, ठीक है। उसमें क्या था कि सिमेट्रिक हो जाती और एक्सिस हमारी उसी पे लाई करती जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती, इनकी भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अब मैं क्या करूंगा, अगर अब मैंने किया तो इस वाले पोर्शन की भी शिफ्ट करनी पड़ेगी और इसकी भी शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और वो फिर ज्यादा काम हमारा बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा अलग अलग ही कर देता हूँ, शिफ्ट ही करनी है तो अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I(x(x), तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं बात करता हूं तो I(x(x) ऑफ फ्लेंज प्लस I(x(x) ऑफ वेब। तो फ्लेंज का जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, BD³/12। I(x(x) एक्सिस इस वाली डायमेंशन को कट कर रही है, ये कितनी थी 20, तो क्यूब किसका होगा 20 का, तो 20 का क्यूब इंटू थिकनेस या विड्थ 120 डिवाइड बाय 12, तो BD³/12 तो हो गया। प्लस इसकी एक्सिस जो यहाँ पे हमें दिखाई देगी उसको यहाँ से मुझे न्यूट्रल एक्सिस तक शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये कितनी पे है हमें दिखाई दे रही है, 10 पे। शिफ्ट कहाँ करनी है मुझे, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था, टोटल हमारा कितना था 70, तो 20 तो ये था और ये 50 था, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 50। ये जो डिस्टेंस हम यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेट कर रहे हैं कितना हो जाएगा, 10 + 50 60। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एरिया, पहले तो एरिया लिख लेते हैं 120 × 20 A इंटू वाई बार का वाई बार या कोई भी आप इसको नोटेशन नाम दे सकते हो, और ये हो जाएगा 10 + 50। शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया भाई, स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लेंज पोर्शन का अभी तक का। अलग अलग ही निकाल देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है हमारा I(x(x) जो है फ्लेंज का निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है ये देखो, अदरवाइज इक्वेशन बहुत लंबी बन जाएगी ये। अलग अलग निकाल लेते हैं, कोई नहीं। 120 × 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 120 × 20 × 60 का स्क्वायर 872 4 × 0 mm4। तो I(x(x) ऑफ फ्लेंज पोर्शन का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। अब निकालते हैं I(x(x) ऑफ वेब पोर्शन का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, सेम BD³/12 प्लस अब ये भी हमारी ना सेंटर पे नहीं आ रही तो इसकी भी शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, ये हमें कितने पे दिखाई देगी, इसकी सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस 180 डिवाइड बाय 2 90 पे, मतलब यहां से 90 पे हमें दिखाई देगी ये। और सपोज यहां पे अगर मैं बात करूं, नहीं लग नहीं रहा वैसे, वो हाफ नीचे का एरिया कम दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप मानो कि ये कितने पे दिख रही है हमें, यहां से ये हमें 90 mm पे नजर आएगी। तो
इस न्यूट्रल एक्सिस और इस टोटल इस वेब की न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये जितने पे मुझे शिफ्ट करनी है 90 माइनस यहाँ से ये कितने पे थी 50 पे, ठीक है, तो 90 माइनस 50 ये कितना हो जाएगा 40 mm। 40 mm पे इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे। तो भाई बी डी क्यूब बाय 12 में क्यूब किसका होगा, कौन सी डायमेंशन कट रही है, ये वाली, मतलब 180 का क्यूब इनटू विड्थ कितनी है इसकी 20 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया हो गया 180 इंटू 20 इंटू वाई बार का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 90 माइनस 50 का स्क्वायर। अब ये देखो कितना आ रहा है। देखो भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो डायमेंशन मैंने अलग से लिखी है, जैसे यहाँ पे कैसे आई है वो मैंने लिखी है, वहाँ पे कैसे आई है वो मैंने लिखी है, ठीक है, तो पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी यहाँ से भी आपको समझ आ जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बना देना चाहिए था मुझे, बट इट्स ओके। इसमें भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो में है आपके पास रिकॉर्डेड, तो आप इसको थोड़ा बैक करके देख सकते हो कि ये पॉइंट मैंने कहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ध्यान से करना बस, और कुछ नहीं, मिस्टेक नहीं करनी और समझ आ जाना चाहिए आपको। प्लस 180 इंटू 20 इंटू 40 का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा 154,8,1,2,3,4,0। ये आ गया हमारा आई एक्स एक्स ऑफ वेब। तो देयरफॉर टोटल आई एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स फ्लेंज प्लस आई एक्स एक्स वेब। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 872,1,2,3,4 प्लस 1,548,1,2,3,4 कितना आ रहा है ये देखो, प्लस 872,1,2,3,4 242 आई एक्स एक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है 242 3 2 5 1 2 3 4 5 mm4। इसको ये 10 की पावर में भी लिख सकते हो, बट अभी जैसे आ रहा है मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई आपको समझने में। मैक्सिमम डिस्टेंस, अब वाई मैक्स निकालना है मुझे, ठीक है भाई, इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, और वाई मैक्स, ये वाई मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, एंड वाई मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस 90 पे हमें यहाँ पे मिल रही है, ये 90 पे मिली थी, कितने मिली थी इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस 70 पे मिली थी। यहाँ से तो 70 पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस, तो 70 यहाँ से 70 पे है टॉप से, तो नीचे से कितने पे होगी, नीचे वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, टोटल कितना था 200, तो ऊपर से 70 पे तो नीचे से 130 पे होगी, तो 130 हमारा डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ वाई मैक्स की, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये हमारा वाई मैक्सिमम होगा, कितना होगा 200 माइनस 70 130 mm, ठीक है भाई। न्यूट्रल एक्सिस से जो सबसे दूर हमारी एक्सिस फाइबर होती है उस तक का डिस्टेंस लिखा जाता है ये। तो इधर वाली तो हमारी 70 mm पे थी, इधर वाली 130 पे है, तो देयरफॉर वाई मैक्सिमम इक्वल्स टू 200 माइनस 70 इक्वल्स टू 130 mm। तो देयरफॉर z कितना आ जाएगा, आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 4 2 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 130। तो z हमारा, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि आगे फिर कटेगा ना, और देयरफॉर नाउ शेप फैक्टर इक्वल्स टू जेड पी अपॉन जेड। तो ये जेड पी की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये रही 33, 3 4 0 हैं, 1 2 3 4 अपॉन 2 4 2 1 2 3 4 5, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 130। तो शेप फैक्टर देखो कितना आ रहा है भाई यहाँ से,
33 1 2 3 4 इंटू 130 अपॉन 242 1 2 3 4 5 1.77 1.77 का हमारा यहाँ पे शेप फैक्टर आ गया। तो देखो मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बोला था क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके प्लास्टिक एनालिसिस के रिलेटेड जो भी होंगे। ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एकदम समझ के करना। शेप फैक्टर भी आ गया और आपका यहाँ पे जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पूछी थी वो भी कैलकुलेट कर दी हमने। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर अभी तक। ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बता सकता था वो मैंने अलग से उसको खोल के लिखी है एकदम। तो इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।